अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। केरल के वायनाड में तेज़ बारिश की वजह से पीर की देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइडिंग हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुनवक्काई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है, 116 अस्पताल में हैं, जबकि 98 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए आर्मी, एयरफोर्स, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए हैं, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। फौज की स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेन डॉग्स, जिनमें बेल्जियन मैलिनोस, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं, वायनाड में लैंडस्लाइड से मुतासरा मेप्पाडी के लिए रवाना किए गए हैं। इधर केरल हुकूमत ने इस हादसे के बाद रियासत में 2 दिन के सरकारी शोक का ऐलान किया। इस बीच महकमे मौसमियात ने रियासत के 8 अजला में 4 शुबे को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से कल इन ज़िलों के सभी तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया गया है। ये फ्रीज झारखंड में साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के बड़ाम्बो स्टेशन के नज़दीक आज अली सुबह हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा मुंबई मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। साउथ ईस्टर्न रेलवे के CPRO ओम प्रकाश शरण ने बताया कि इस हादसे में हावड़ा मुंबई मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिनमें 16 डिब्बे मुसाफिर कोच के हैं। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। रेलवे ज़राए ने बताया कि राहत और बचाव के लिए पटना से NDRF की टीम भेजी गई है। ज़राए ने बताया कि राजकट, सवां, वेस्ट आउटर और बाराम्बो के दरमियान इससे कबल एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी, जिसकी वजह से वैगन ट्रैक पर ही था कि तभी हावड़ा मुंबई मेल दूसरी ट्रैक से आ रही थी और उन वैगन से टकराने के बाद उसकी बोगियां भी पटरी से उतर गई। इस हादसे के ट्रेन के मुसाफिरों को बसों के जरिए दूसरे करीबी स्टेशन पर भेजा गया। एमती नॉर्मल कॉल में वीडियो कॉल करता नॉर्मल
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल को ज़राई खर्च की माफ़ी की स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। इस मरहले के तहत फीकस 1.5 लाख रुपए के कर्ज माफ़ किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने आहता असेंबली में मुनक़दा एक प्रोग्राम में दूसरे मरहले का आगाज़ किया। स्पीकर गडम प्रसाद कुमार ने तकरीब में अरकान असेंबली को शिरकत की सहूलत फराहम करने के लिए ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी थी। दूसरे मरहले के लिए 6,40,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 6,198 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले मरहले के तहत 11,34,000 किसानों के बैंक अकाउंट्स में 6,035 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवाए जा चुके हैं। पहले और दूसरे मरहले के तहत 17,75,000 किसानों के कर्जों की माफ़ी की जा रही है, जिसके लिए हुकूमत 12,225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मुनक़दा तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत ने एक माह के अंदर 1.5 लाख रुपए के ज़राई कर्ज़ेजात माफ़ करते हुए अपने वादे की तकमील कर दी है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए के ज़राई कर्ज़ेजात अगस्त तक माफ़ कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसान कर्ज के बोझ से आज़ाद हो जाएंगे। ఒక్క మాట స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా 77 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా 31,000 కోట్ల రూపాయల రుణమాఫీ చేయలేదు। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మా ప్రభుత్వం చేసింది। ఇది దేశ చరిత్రలోనే రికార్డ్। ఈ రికార్డ్ రైతుల కోసమే చేసినాము, రైతులను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచనతో చేసినాము। ఇయాల మేము రుణమాఫీ చేసినామంటే ఎన్నికలు లేవు, మేము ఓట్లు అడగడం లేదు। ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు ఓట్లు అడిగినప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు ఇట్లాంటి నిర్ణయాలు చేస్తాయి తప్ప రాజకీయ ప్రయోజనం లేకుండా రైతు ప్రయోజనం కోసం ఎప్పుడు జరగలే। కానీ మేము రైతు ప్రయోజనానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఏ ఓట్లు లేనప్పుడు ఏ సీట్లకు ఎన్నికలు జరగనప్పుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా రైతులకు అండగా నిలబడతామన్న విశ్వాసాన్ని మేము కల్పించదలుచుకున్నాం। ఈరోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఆలస్యం చేయొద్దు। 2 వారాలు కూడా పూర్తి కాలే। జూలై 18, 2024 నాడు మొదటి విడత 1,00,000 రూపాయల వరకు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ మొదటి విడతలో వాళ్లకు అప్పులు చెల్లించి ఇప్పుడు 0 నుంచి 1,50,000 వరకు ఉన్న రైతులందరికీ ఇయాల ఈ గంటలో మనం వాళ్ళ రుణాలను మాఫీ చేస్తున్నాం। నెల తిరగక ముందే 0 నుంచి 1,50,000 వరకు ఉన్న రాష్ట్ర ప్రజలకి రైతాంగ సోదరులకి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చి రైతాంగ సోదరుల కోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ద్వారా ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ప్రజా ప్రభుత్వంలో తప్పనిసరిగా చేస్తాం, మనకు సంకల్పం ఉంది। ఆ సంకల్ప బలంతో ముందు పోదామని చెప్పి చాలా గట్టిగా ఆనాడు వరంగల్ సభలో ప్రకటించినటువంటి రోజు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు అధ్యక్ష। అటువంటి సంకల్పాన్ని ఈరోజు నిజం చేస్తూ కేవలం ఆగస్టు లోపల ఆనాడు పార్లమెంట్ ఎన్నికల కంటే ముందు చాలామంది 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తారులే అంటే ఏదో సంవత్సరం చివరికో లేకపోతే వచ్చే సంవత్సరమో 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల సమయం ఉంది కదా, సరే అప్పటికల్లా చేస్తారేమో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అనేటువంటి ఊహల్ని పటాపంచలు చేస్తూ ఎన్నికల కంటే ముందు పార్లమెంట్ ఎన్నికల కంటే ముందు ఒక సభలో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఆగస్టు నెలకల్లా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి సవాల్ విసిరొచ్చి ఈ చేసే కార్యక్రమానికి నాంది పలికినప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు। ఆ ఆశ్చర్యాన్ని ఈరోజు నిజం చేస్తూ ఆ 2 లక్షల రుణమాఫీని ఆగస్టు నెలకల్లా పూర్తి చేసి ఇచ్చినటువంటి ఛాలెంజ్ని వాగ్దానాన్ని ఇందిరమ్మ రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో యావత్ మంత్రి మండలి మొత్తం కూడా ఈ కలని ఛాలెంజ్ని నిజం చేస్తుంది।
कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत से कहा कि वो धान की खरीदारी और इससे मुतालिक मामलात का वाज़ेह तरीक़ेकार वज़ा करे। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के अरकान बी मनोहर रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों के ग्रांट्स पर कानून साज असम्बली में बहस का आगाज़ किया। उन्होंने नए राशन कार्ड्स की जल्द इजराई की दरख्वास्त की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ हुकूमत ने जुनूबी तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा, ये कहते हुए कि विकाराबाद ज़िले की फ़ीकस आमदनी तमाम अजला से कम है। ज़िले में 1970 की दहाई में बनाए गए 3 प्रोजेक्ट्स इस वक्त देखभाल ना होने की वजह से आधे हिस्से को भी पानी फराहम करने से कासिर हैं। हुक्मरान पार्टी के रुकन वेमुला वीरेशम ने कहा कि पिछले 10 सालों में 4000 से ज़्यादा किसानों ने खुदकशी की और पिछली हुकूमत की गैर इंसानी पॉलिसियों की वजह से रैतु बंधु स्कीम पर मुनासिब अमल नहीं किया गया। 33 కోట్లు ఎంతో కాలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెబ్సైట్ దగ్గర పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి బకాయిలని 35,661 కోట్ల రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష। దాంట్లో అధికారులందరూ కూడా దాదాపు 315 కోట్ల రూపాయల రుణం భారం తగ్గించడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష। 1/1/24 నాటికి ఉన్న రుణం మొత్తము 58,000 కోట్ల 623 కోట్లు ఉంటే అధ్యక్ష 31/3/2024 నాటికి 52,000 కోట్ల 276.78 కోట్లకు తగ్గింది అధ్యక్ష। ఈ రుణ భారము దాదాపు 6,346 కోట్ల రూపాయలు తగ్గించడం జరిగింది అధ్యక్ష। అదే కాకుండా అధ్యక్ష మన అధికారులు గౌరవ సివిల్ సప్లై మినిస్టర్ గారి సహకారంతో ఒక మంచి రూట్ అక్టమైజేషన్ అనే విధానం ద్వారా ఆ కార్పొరేషన్కి అధ్యక్ష దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ని గతంలో ఏ విధంగా ఉండే అధ్యక్ష దయచేసి దీని ద్వారా రాష్ట్ర సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్ కు 5.66 crores ఆదాయం వచ్చింది అధ్యక్ష। గతంలో ఏం చేశారు అధ్యక్ష, ఇది తాండూరులో ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక రైస్ మిల్ ఉందంటే అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ చెర్లపల్లి గోడౌన్ కు బియ్యం తీసుకుపోయే అక్కడ స్టాక్ పాయింట్ ఉండే అధ్యక్ష, మళ్ళీ ఆ గోడౌన్ నుంచి మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్। तेलंगाना बीजेपी के अरकान असम्बली ने हुकूमत पर जोर दिया कि वह आबपाशी के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए मुनासिब फंड्स मख्तस करें। बीजेपी एमएलए हरीश बाबू ने कानून साज असम्बली में ग्रांट्स पर बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर इस बात का तस्करा किया गया कि हुकूमत जिसने कहा था कि वो अगले 5 सालों में 36 लाख एकड़ पर नया आयकूट देगी, इसके लिए मुनासिब फंड्स मख्तस नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिंचाई स्कीम के तहत मुनासिब फंड्स हासिल करने की कोशिश की जाए और उनकी पार्टी इसके लिए काम करेगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि तुमडीहट्टी प्रोजेक्ट में पानी का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है, हुकूमत को उनसे इस्तिफ़ादे के लिए सख्त मसाई करनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने फसल के नुकसान का 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया और मरकज़ी स्कीमात की सहूलियात भी फराहम नहीं की। तेलंगाना रियासती कानून साज असम्बली ने पीर को 16 घंटे से ज़्यादा के मैराथन इजलास का रिकॉर्ड कायम किया है। सालाना रियासती बजट पर बहस जो पीर की सुबह 10 बजे शुरू हुई, मंगल की सुबह 2:15 तक जारी रही। रियासत की तश्कील के बाद ये रियासती असम्बली का सबसे लंबा काम का दिन कहा जाता है, जिसमें पिछला बीआरएस हुकूमत के दौरान 10 घंटे से ज़्यादा का दिन था। हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जमातों के रहनुमाओं ने दिन भर असम्बली में अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी बारी बारी से की। ऐवान में तकरीबन 19 मुतालबात पर बहस की गई और उन्हें मंजूर किया गया। तमाम सियासी जमातों के अरकान ने तवील बहस में हिस्सा लिया, जिसमें हुक्मरान और अपोजिशन बेंचों के दरमियान गर्मा गर्म मबाहिस हुए। उन्होंने बिजली की खरीदारी, माहिदों, आबपाशी प्रोजेक्ट्स, असासों और कर्ज़ों की तकसीम पर तवील मबाहिस में हिस्सा लिया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तकरीबन 12:30 बजे एमएलएस के जरिए उठाए गए मसाइल का जवाब देना शुरू किया और तकरीबन 2:15 बजे उन्होंने अपने जवाबात को ख़त्म किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब गदवाल के बीआरएस रुकन असम्बली कृष्ण मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, अपना इरादा बदलकर बीआरएस पार्टी में वापस आ गए। कृष्ण मोहन रेड्डी ने असम्बली में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव से मुलाकात करते हुए वाजे किया कि वो बीआरएस पार्टी में ही रहेंगे। केटीआर से मुलाकात के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि 6 जुलाई को कृष्ण मोहन रेड्डी ने महबूबनगर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आबकारी जूपल्ली कृष्णा राव के साथ मिलकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया था। वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव और नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, लेकिन आज अचानक कृष्ण मोहन ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापस हो गए।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीआरएस से कांग्रेस में इंहिराफ करने वाले 3 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए जो दरखास्त दाखिल की गई उस पर समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बीआरएस के कायदीन ने खैरताबाद के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र, स्टेशन घरपुर के रुकन असेंबली कडियम श्रीहरि और भद्राचलम के रुकन असेंबली टी वेंकटराव को नाअहल करार देने के लिए हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल की है, जिस पर मंगल को समाअत हुई। हाईकोर्ट ने दोनों फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद आइंदा पेशी 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजारों के वकील जी राम मोहन राव ने अदालत को बताया कि स्पीकर रियासती असेंबली मज़कूरा अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की दरखास्त पर फौरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने जस्टिस मदन भीमराव लोकर को बरखी की खरीदारी के माहिदात में जो मुबैना बेकायदगियाँ हुई हैं उसके तहकीकाती कमीशन का सदरनशीन मुकर्रर किया है। पेशरफ बीआरएस हुकूमत के दौर में छत्तीसगढ़ रियासत से बरखी की खरीदारी के माहिदात में मुबैना बेकायदगियों के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया है। क़ब्ल हुकूमत ने जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी को सदरनशीन कमीशन मुकर्रर किया था, ताहम बीआरएस सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की तहकीकात के तरीक़ेकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की और कहा था कि तहकीकाती अमल मुकम्मल होने से कबल ही जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी उन्हें और उनकी साबिक़ा बीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बाद अदालत उस्मा ने हुकूमत तेलंगाना को सदरनशीन कमीशन को तब्दील कर देने की हिदायत दी थी, जिसकी मुताबिकत में जस्टिस मदन भीमराव लोकर को कमीशन का नया सदरनशीन मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में मंगल को अहकाम भी जारी कर दिए गए। जस्टिस भीमराव लोकर साबिक़ में सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी के बजाय अब जस्टिस भीमराव लोकर तहकीकात संभालेंगे। मोतियों और मीनारों के शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार की घड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तज़यीन नौ के कामों के दौरान ये बात सामने आई कि चार मीनार के मशरक़ी सिमत में नस्ब कदीम घड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। काबिल गौर बात यह है कि नुकसान पहुंचने के बावजूद घड़ी रुकी नहीं है बल्कि चल रही है। समझा जाता है कि कामों के दौरान आहिनी सलाख वगैरह के गिरने से घड़ी को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर इस घड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा वर्कर्स ने आज हज़ारों की तादाद में जमा होकर कोठी चौरस्ते पर एक धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत उनके वर्किंग कंडीशंस यानी काम करने के हालात और फ़वाइद में इजाफ़ा करे। इस धरने की वजह से कोठी जैसी मसरूफ़ तरीन मार्केट में ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई। इसके अलावा आज सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े मुलाजिमीन ने भी असेंबली के रूबरू एहतजाज करते हुए हुकूमत के सामने मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए। हैदराबाद में खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इज्तिमाई असमत रेजी का वाक़या पेश आया। पुलिस की जानिब से बताई गई तफसीलात के मुताबिक वनसलीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को सॉफ्टवेयर कंपनी में नई नई मुलाजमत मिली, जिस पर उस खातून ने अपने बचपन के 2 दोस्तों को होटल में दावत दी। बताया जाता है कि इस दावत में शराब नोशी की गई। नशे की हालत में गौतम रेड्डी और एक दोस्त ने खातून को होटल के रूम में ले जाकर उसकी असमत रेजी की। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज़ किया। ఒక యువతి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తనకు జాబ్ వచ్చిన సందర్భంగా తన మిత్రుడు గౌతమ్ రెడ్డి అనే యువకుడితోని అతను చిన్ననాటి క్లాస్మేట్, 2nd క్లాస్ నుంచి 10th వరకు చదువుతున్నటువంటి కలిసి చదువుకున్న ఫ్రెండ్. ఈ కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు కూడా నిన్న ఈ బొమ్మరిల్ అనే
బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ దగ్గరికి వచ్చినారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ మద్యం సేవించినారు. మద్యం సేవించిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ కింద ఉన్నటువంటి రూమ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత తను ఇంకొక అతను కామన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక వ్యక్తి ఇద్దరు కలిసి అత్యాచారం చేసినారు. దీనిపై కేసు దర్యాప్తులో ఉంది. ఇది అంటే స్నేహితులు అమ్మాయిని కొంచెం మభ్యపెట్టి చేసినట్టుగా, ఇద్దరు ఫ్రెండ్సే కాబట్టి ఈ స్నేహితులు కలిసి చేసినట్టుగా ఉన్నది. కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. నిందితుల్ని తొందరగా అతిథుల్లో పట్టుకొని జైలు పంపించడం జరుగుతుంది. అమ్మాయి ఫ్రెండ్ అని चलती बस में एक ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर की असमत रेजी का घिनौना वाकया तेलंगाना में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के निर्मल ज़िले से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जाने वाली एक खानगी ट्रैवल बस में एक खातून की बस ड्राइवर ने उस वक्त असमत रेजी की जब बस में दूसरे कोई और मुसाफिर नहीं थे। बस में 2 ड्राइवर थे, उनमें से एक बस ड्राइवर सिद्धैया बस चला रहा था और दूसरा कृष्णा ने खातून को तन्हा पाकर उसके करीब आया और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर उसकी असमत रेजी की। बादजा खातून 100 नंबर पर फ़ोन करके इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने बस को उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोक कर तलाशी ली। इस मौके पर ड्राइवर सिद्धैया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बादजा कृष्णा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। నైట్ అరౌండ్ 12:44 అవర్స్కి ఒక 100 కాల్ వచ్చింది మన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ పోలీస్ స్టేషన్కి. ఏమనంటే ఒక వ్యక్తి ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ అనే ఒక బస్సు ఉంది. అది నిర్మల్ నుంచి పామూరు వెళ్తూ ఉంటే హైదరాబాద్ శివార్లోకి ఎంటర్ అయినాక ఒక డ్రైవరు, అదే బస్సుకు సంబంధించిన డ్రైవరు ఒక లేడీ వివాహిత నిర్మల్ నుంచి పామూరు వెళ్తుంది. అయితే ఆమెకి ఈ డ్రైవరు బలవంతం చేసేసి అత్యాచారం చేసిండు అని చెప్పేసి ఒక 100 కాల్ వస్తే వెంబటే మన ఓయి పోలీస్ పెట్రో కార్ తర్వాత బ్లూ కోట్ మొబైల్ 2 కూడా వెళ్ళేసి తార్నాక ఏరియాలో మన అగ్నిమాపక ఈ ఆఫీస్ కంటే ముందు 1011 పిల్లర్ దగ్గర వెహికల్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దానికంటే ముందే మెట్టుగూడ ఏరియాలో ఆ యొక్క అత్యాచారం చేసిన ఒక డ్రైవరు పేరు కృష్ణ అనే వ్యక్తి तमिलनाडु में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 25 साल नौजवान मोहम्मद आशिक को 4 नौजवानों ने एक होटल में चाकू और लोहे की रॉड से दीवानावार हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाक़या हफ्ते की रात तमिलनाडु के धर्मपुरी ज़िले में पेश आया। ताहम वाक़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि कम से कम 4 नामालूम अफराद होटल के अहाते में दाखिल हुए और मोहम्मद आशिक को कई मरतबा चाकू मारा। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमीन को होटल में दाखिल होते हुए देखा गया। उनमें से 2 मोहम्मद आशिक के साथ बातचीत कर रहे थे कि अचानक हमलावरों में से एक ने चाकू निकाला और आशिक पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने हमले से बचने की कोशिश के बावजूद हमलावरों ने उसे घेर लिया और अपना वहशियाना हमला जारी रखा। मुजरिमों ने होटल के दीगर अमले को भी धमकियां दी, जिन्होंने मुदाखलत करने की कोशिश की। हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और मोहम्मद आशिक को धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। ताहम डॉक्टरों ने उसे पहुंचने पर मुर्दा करार दिया। पुलिस ने कानून की मुतालिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े के सिलसिले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शिनाख्त जनारंजन, जना उमसा प्रियान गौतम और पार्वती विलावान की हैसियत से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आशिक एक लड़की से मोहब्बत करता था और जब उसने उससे शादी करने के लिए उसके वालिदैन से रब्ता किया तो उन्होंने इनकार कर दिया और मुबैना तौर पर उसे धमकियां दी। लड़की के भाइयों ने मुबैना तौर पर उसे फ़ोन पर धमकियां दी। लड़की के 2 भाई जनारंजन और जिना हिंसा प्रियान ने अपने 2 रिश्तेदारों गौतम और पार्वती विलान के साथ मिलकर आशिक के होटल गए, जहां वो होटल में मास्टर का काम करता था। बताया जाता है कि आशिक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद धर्मपुरी के एक मशहूर बिरयानी होटल में मास्टर का काम करता था। चारों मुलजिमीन ने होटल में दाखिल होकर उस पर चाकुओं और लोहे की सलाखों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गांजे के नशे में एक नौजवान ने कांस्टेबल पर हमला करते हुए उसको मामूली तौर पर जख्मी कर दिया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
Hello, Moto. Hello, Moto. तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नंदी गांव में मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस से तेज रफ्तार कार टकरा गई। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कार ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में सड़क की दूसरी जानिब कार मुख्तलिफ सिम से आने वाली बस से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में तालाब में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। उस शख्स की शिनाख्त 43 साला बालराजू के तौर पर की गई। पुलिस ने उसकी लाश को मकामी अफराद की मदद से निकालते हुए पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक प्राइवेट अस्पताल में अचानक धुएं से सनसनी फैल गई। अस्पताल की इमारत के सेलार में यूपीएस बैटरियों में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं नजर आया, जिसके साथ ही मरीज और उनके रिश्तेदार कुछ देर के लिए परेशान हो गए। मरीजों को उनके रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर अस्पताल की इमारत से निकालने की कोशिश की। इस दौरान इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसने अंदरून 2 मिनट वहां पहुंचकर धुएं पर मुकम्मल काबू पा लिया, जिसके साथ ही अस्पताल इंतजामिया, मरीजों और तीमारदारों ने राहत की सांस ली। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में 2 अगस्त तक हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी के इम्कान का इजहार किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि पीर को भी तेलंगाना के चंद अजला में मूसलाधार बारिश हुई। महबूबाबाद और वरंगल में बिलतरतीब 99.8 और 94.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में निस्फ शब के करीब कई इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। गोलकुंडा में 9.5 mm बारिश हुई। तेलंगाना में रवा मौसम के दौरान मामूल के मुताबिक 344.6 मिलीमीटर के बरखिलाफ 438.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में ताहाल 292 मिलीमीटर बारिश हुई। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में पानी श्रीसैलम आबी ज़खायर में दाखिल हो रहा है। पीर को इस प्रोजेक्ट के 3 दरवाजे 10 मीटर ऊपर उठाते हुए पानी को छोड़ा गया था। हाल ही में इसके 2 और दरवाजे खोले गए थे। तमाम 5 दरवाजों से पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सिम छोड़ा गया। दूसरी जानिब अवाम की बड़ी तादाद इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए पहुंची। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में बारिश के दौरान मुश्किल सूरत-ए-हाल के बावजूद कामयाबी के साथ एक हामिला खातून को अस्पताल पहुंचाया गया। जिले का काकावरम चंद्रापुरम मंडल गोदावरी की सैलाब की जद में आ गया। इस खातून, जिसकी शिनाख्त भवानी के तौर पर की गई, उन्हें इतवार की शब पेट में दर्द होने लगा। उनके शौहर साईराम ने उन्हें रेखापली के अस्पताल मुंतकिल किया। जब डॉक्टर अनिल कुमार डिलीवरी के इंतजाम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया गया। सैलाब की वजह से सड़क तक रसाई नहीं हो पा रही थी। रात 1 बजे तहसीलदार मौलाना फजल और ईटापाका के सर्कल इंस्पेक्टर रामाराव को इतला मिली, जिन्होंने दूसरे अफराद की मदद से काफ़ी जद्दोजहद के बाद खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।